हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एलटी के एग्ज़ाम के लिए। और एलटी के सिलेबस में, इसलिए स्पेशली उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में बुद्धि करके आपको एक टॉपिक दिया है, तो आज हम उससे डील कर रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। IQ स्कोर्स आर जनरली को रिलेटेड विद अकेडमिक परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने सीटेड वाला सेंटर आइडिया नहीं लगाना है, क्योंकि आप पे जो फैक्ट है तो फैक्ट है, स्पेशली एलटी और लेक्चरर के एग्जाम में जहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, वो होगा आपका मॉडरेट। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो बुद्धि लब्धांक होता है वो सामान्यतः किसी बच्चे का बहुत ही हाईली एजुकेटेड बच्चा है या बहुत ही होशियार बच्चा है, इस बात को नहीं दिखाएगा। और वो ना इस बात की व्याख्या करता है आईक्यू कि बच्चा क्या है, परफेक्ट है, ऐसा भी आईक्यू नहीं बोलता है। तो इसका आंसर जो है मध्यम क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल हाई होता है, वो अगर नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, यानी वो बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते अपनी पढ़ाई में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका आईक्यू होता है वो नॉर्मली एक क्या होता है, खाली एक मॉडरेटली लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, वो खाली एक माध्यम होता है। आईक्यू से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा सक्सेस है, या ये बच्चा बहुत ही कम होशियार है, या बच्चा बुद्धू है। ऐसा आईक्यू से डिसाइड नहीं होता। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध यानी सेल्फ अवेयर को योगदान देगा वह हो सकता है। यानी वो पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस है, तो आपको पता है गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार के सिद्धांत दिए, 8 प्रकार के सिद्धांत दिए। तो इनमें से वो सिद्धांत किस सिद्धांत के अंदर आएगा? संगीतमय होगा, आध्यात्मिक होगा वो व्यक्ति, या भाषा विषयक होगा, या अंतःवैयक्तिक होगा? तो जहाँ पे आत्मा आया है, जहाँ पे सेल्फ आया है, तो हम इंट्रापर्सनल के साथ जाएंगे। ध्यान रखना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों अलग होते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब होता है खुद के बारे में जो बात होगी वो क्या होगी, इंट्रा के अंदर आएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इंट्रापर्सनल, व्यक्तित्व के अंदर आएगा वो व्यक्ति या वो बालक। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात होगी, यहाँ पे व्यक्तित्व निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो इसके लिए आपको स्टर्नबर्ग का ट्रायर्चिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसका पार्ट है? स्टर्नबर्ग की ट्रायर्चिक थ्योरी का पार्ट है। आपने इसको PCA करके याद करा होगा, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, फिर क्या होता है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और सी से क्या होगा आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस। जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। जो स्टर्नबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वहाँ पे एक्सपीरियंशियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बी वाले में। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट? ऑप्शन है आपके पास इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, काइंस्थेटिक और इंट्रापर्सनल। वो पूछा किसके अनुसार है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पूछा है। एलटी में ही पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गतिक कौशल से जुड़ा होगा। आप जानते हैं पायलट बनने के लिए हमको यार बहुत ही संत महात्मा होने की जरूरत नहीं है, तो अंतः वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक तो आप हटा दें। बहुत ही हमको बोलना आता हो अच्छा तभी हम पायलट बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए हमको गतिक कौशलों की ज़रूरत होती है, फिर फिजिकली फिट मांगा जाता है तभी। तो इसका सही आंसर क्या है? गति कौशल, काइंस्थेटिक। बुद्धि में शामिल हैं समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, किसी भी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, या योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, अनुभव के परिमाण स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलटी और लेक्चरर के एग्जाम में कि बुद्धि में क्या शामिल है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि एलटी में डीप लेवल पे पूछता है। चीज़ें छोटी होंगी लेकिन आपको कन्फ्यूज जरूर करेंगी। जैसा इसने यहाँ पे इंटेलिजेंस इंक्लूड्स पूछा है, तो जो इसका सही आंसर है वो है केवल ऑप्शन नंबर सी, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली आपकी योग्यताओं का एक समूह है जो आपको लर्निंग करने में, किसी भी चीज़ को सीखने में क्या करता है, मदद करता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा हो तो, कि वो किसने दिए थे। इसके साथ साथ आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि बुद्धि लब्धु या IQ की अवधारणा दी गई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसने दिया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ।
निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके पास प्रयोगशाला का काम करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना या विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा है कौन सा छात्र में वैज्ञानिक कौशल की बात कर रहा है। क्षेत्र भ्रमण से आपको पता है आपका आंसर इसी में जा रहा होगा। तो क्षेत्र भ्रमण से हमारा यार ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है, इससे आपके वैज्ञानिक कौशल विकसित नहीं होते हैं। किससे? क्षेत्र भ्रमण से। अधिकतर जगह आपने यही पॉजिटिव आंसर देखा होगा। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा, विज्ञान कौशल प्रयोगशाला का काम करने से ही डेवलप होंगे। ठीक है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो जब आप वहाँ पे रहते हैं, जब आप परखनीलियों में बहुत टाइप के क्या डालते हैं, सॉल्यूशंस डालते हैं, तभी जाके आप उनके वर्क को सीख पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमको कैसे हैंडल करनी है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भाषा पद्धति समय प्रस्तुत करता है तो यह दृष्टिकोण है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भाषा पद्धति भी इंक्लूड करता है, यानी वो उन दोनों लैंग्वेजेस में क्या करता है, आपका दोनों सब्जेक्ट में लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर देता है, तो वो क्या कर रहा है? व्हेन अ टीचर यूजेस लेसन्स इन साइंस, सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज, सच एन अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे, प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे, या हम इसको डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे। आपने इस आंसर मुझे देना है। तो अब आप अगर सही आंसर के साथ जाएंगे तो इसका सही आंसर होगा पाठ्यक्रम में भाषा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम। क्योंकि आपको पता है जब भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं या हम विज्ञान पढ़ाते हैं, तो या जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं इनसे रिलेटेड, तो हमें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ करना होता है और हमें उसमें हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ करना होता है। बिना इन लैंग्वेजेस की ऑब्वियसली बात है हम पढ़ेंगे या लिखेंगे कैसे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी दो सब्जेक्ट के अंदर आप लैंग्वेज की भी जब नॉलेज देते हैं तो। कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए शामपट का उपयोग, चर्चा करना, प्रश्न पूछना या कहानियाँ सुनना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न पूछना। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर बच्चे इसका आंसर क्या लगा रहे होंगे, डी इसका सही आंसर लगा रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम शामपट का उपयोग करते हैं ये तो एक अलग चीज़ होगी, ये तो किस में आ गए, आपके शिक्षण कौशल में आ गए। चर्चा करना, चर्चा करने में क्या होगा, वो आपसे कह रहा है कि छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए, यानी उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, अगर आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, अगर आपने एक बच्चे से पूछा, अगर आपने थोड़ा सा उसको डांट लगा दी, तो उसके बाद अन्य बच्चे भी जो उस कक्षा में होते हैं वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और वो ध्यान से आपके लेक्चर को सुनते हैं। या अगर उनका ध्यान नहीं भी होता तो वो बीच बीच में दूसरे बच्चे से ज़रूर पूछते हैं कि मैडम ने अभी क्या बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना। ऐसे क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड के एलटी के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पे आपको आंसर कुछ और लगेगा लेकिन एक्चुअल में उनका आंसर कुछ और होगा। तो चलिए लर्नर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर से मैं नए क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। आप लोग की तरफ से जो मिल सकता है लाइक आप ज़रूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर छोड़ें। आपको खुद ही पता है कि वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ और मैं भी कहीं से स्क्रीनशॉट लाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती हैं, बाहर की नहीं होंगी। इस बात को मैं आपको बता दूँ। तो चलिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर अगर करना चाहें तो करिए, अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है तो।